हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं हिंदी का क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा यही पेपर था ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कमेंट देखने को मिल जाता है कि ये पेपर नहीं आज की डेट में आया था। तो आप खुद ही बताइएगा यदि आप एग्जाम देने गए थे तो। यहाँ पे प्रश्न संख्या 31 जिसमें पूछा जा रहा है निम्न में से पाई वाले व्यंजकों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे ग युक्त शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे दिया गया शंकर, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शंकर में जो होता है जो र होता है, ये आपका जो र होता है इसको लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो र जो होता है इसके नीचे तिरछी रेखा होता है और क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए लिखा गया कि व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे र युक्त शब्द को चुनिए। तो ये आपका शंकर, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। जितने भी छात्र सी ऑप्शन मारे उनका बिल्कुल सही है। जो तिरछी रेखा होता है उसको रकार बोला जाता है और ये आपका सी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था और मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छा से दिखे। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया था मेज पर पुस्तक रखी है, यह कौन सा वाक्य है साथियों? तो ये जो वाक्य है सरल वाक्य है, मतलब इस वाक्य में जो है एक करता है और एक ही मुख्य क्रिया है, तो इसलिए ये क्या आएगा? सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। जैसे यहाँ पे संयुक्त वाक्य दिया गया, संयुक्त वाक्य तो होगा नहीं, क्योंकि संयुक्त वाक्य में क्या होता है दो या दो से अधिक जब स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं तब वो संयुक्त वाक्य होता है। तो इसलिए ए ऑप्शन को गलत मारेंगे और सी ऑप्शन दिया गया मिश्र वाक्य। हालांकि मिश्र वाक्य में एक मुख्य और एक जो होता है या एक से अधिक जो होता है आश्रित उपवाक्य देखने को मिलता है, तो ऐसा इसमें भी शब्द में नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ये गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में तो प्रश्न पूछा जाता है। और 32 प्रश्न संख्या में देखिए मेज पर पुस्तक रखिए, ऐसा कोई प्रश्नवाचक नहीं है, ये क्या है? एक सरल वाक्य है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है र के साथ अ या उ की मात्रा आगे खाली स्थान है, ऊपर लगती है या बीच में लगती है या अलग से लगती है या नीचे लगती है? तो नीचे लगती है साथियों। जी हाँ। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है निम्न में अर्थ विराम का सही प्रयोग कौन सा है? सभी शब्दों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि राम स्कूल गया, श्याम घर पर रहा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में देखिए यहाँ पे अर्थ विराम है, यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है इसको अर्ध विराम बोला जाता है, इसका प्रयोग हुआ है। जबकि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अल्प विराम, अर्ध विराम के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये आपका गलत होगा। और यहाँ पे आपका जो सही होगा वो ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि एक से अधिक जब समान पदों की सूची होती है तो उस सूची में क्या होता है? अल्प विराम होता है। और अल्प विराम जो होता है एक छोटा सा ऐसे आपका हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए श्याम के बाद यहाँ पे लगाए अल्प विराम, ऊपर यहाँ पे बिंदु है और नीचे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे खिंचा हुआ है, तो इसको अल्प विराम बोला जाता है। ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे देखिए अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त क्षार शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है? तो व्यंजन के बीच स्वर नहीं होता है। जी हाँ, ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त क्षार जो शब्द होते हैं दो या दो से जब अधिक व्यंजन आते हैं तो व्यंजनों के मेल से ये बनाया जाता है या बनता है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। और इनके बीच क्या होता है? कोई भी स्वर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी विसर्ग में आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि विसर्ग से संबंधित ये प्रश्न नहीं है तो ये गलत है, केवल यहाँ पे व्यंजन से पूछा गया तो ये स्वर में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 36 किला कोला युग्म शब्दों का सही अर्थ है। तो अर्थ की यदि बात करें साथियों तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, दुर्ग लोहे या अन्य धातु की बनी जो कील होती है उसका ये सही अर्थ है। कहने का मतलब ये किला का अर्थ मतलब क्या है? किला का अर्थ यहाँ पे दुर्ग और कील का मतलब लोहा, लोहे से आपका हो गया, और अन्य धातु बनी नुकीली वस्तु होती है, तो इसका यहाँ पे सही अर्थ होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। किला कोला और युग्म ये तीनों शब्दों का सही अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। आगे पूछा जा रहा है कि अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने, जैसे स्वादंत। यहाँ पे ध्यान से देखिए स्वादंत, तो ये जो आपका आएगा एक तरह से ये जो शब्द मानक हिंदी वर्तनी के अनुसार देखा जाए तो ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग इसमें यहाँ पे नहीं हुआ है। और यहाँ पे संगठन, ये आपका बिल्कुल सही होगा। संगठन इसलिए सही होगा, संगठन मतलब ये मानक हिंदी का शुद्ध शब्द है, क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग जो है व्याकरण के अनुसार इसमें किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका भी सही हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 38 दिया गया त्र व्यंजन का किन दो वर्णों से मिलकर बना है? त्र व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो जो त्र बना है साथियों ये आपका ऐसे लिखा जाता है त और प्लस, और यहाँ पर आपका र होता है, तो ये आपका त्र हो जाता है। और ये जो ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, त्र प्लस यहाँ पे र, ये आपका हो जाता है त्र। ये एक तरह से संयुक्त क्षार जो कि त प्लस आ से ये बनता है, जो कि वर्णमाला में जो है एक तरह से काफी ज्यादा प्रचलित है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका भी सही हो जाएगा। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया था तो वीडियो को लाइक करके आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व किए हुए मिलेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 39 को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है दूध रहित का सही समास विग्रह रूप चुने। तो देखिए यहाँ पे जितने भी छात्र यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे हैं बुरा है जो चरित्र, ये आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि सही टाइप नहीं हुआ है, ये आपका दुष्ट चरित्र रिक्त था, जो कि यहाँ पे सही टाइप नहीं हुआ, लिखा गया है, तो आप केवल आंसर मिला लीजिएगा बुरा है जो चरित्र उसको बोला जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 40 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 40 आप सभी के सामने ऊपर यहाँ पे ये रहा आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। तो चंद्र के समान वदन, ये आपका बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रवदन मतलब कि कर्मधारय समास का ये उदाहरण देखने को मिला है। इसका अर्थ क्या है? चंद्रमा के समान सुंदर मुख होना, इसका अर्थ होगा चंद्र के समान वदन। चंद्रवदन का मतलब चंद्र के समान वदन, मतलब आप कह सकते हैं चंद्रमा के समान सुंदर मुख होना, ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि नी प्लस चल का संधि रूप क्या है? तो नी प्लस चल, तो ये आपका हो जाएगा नी और ये आपका मंत्रा और यहाँ पे चल ये आपका हो जाएगा, तो नी प्लस चल ये आपका जो होगा नीचल। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है नीचल जो शब्द है ये आपका बनेगा नी प्लस चल से, तो इसमें क्या है? इसमें विसर्ग जो कि यथावत यहाँ पे है, तो ये आपका मानक संधि का रूप है। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया था ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो साथियों ये जो है रीतिवाचक का है। पहला ऑप्शन जितने भी लोग मारे हैं उनका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ध्यानपूर्वक कार्य करने की जो रीति होती है या जो ढंग होता है उसी को बताया जाता है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का सही उदाहरण है ध्यानपूर्वक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि उचित विराम चिन्ह लगाइए, मुझे आम सेव केला और अंगूर पसंद है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ऑप्शन का आंसर मिल जाएगा, जैसे मुझे आम सेव केला और अंगूर पसंद है, मुझे आम, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सांस आपको लेना है, उसके बाद सेव केला और अंगूर, मतलब कि अलग अलग तरह से आप क्या कर रहे हैं शब्दों को यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें यहाँ पे समय लग रहा है, तो ये आपका यहाँ पे आपका ऐसे देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है? मुझे आम सेव केला और अंगूर पसंद है, ये आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें क्या है? अल्प विराम है। और यही यहाँ पे आपसे पूछने की कोशिश किया जा रहा है क्वेश्चन में कि विराम चिन्ह लगाइए, मुझे आम सेव केला और अंगूर पसंद है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। इसमें देखिए आम के बाद भी यहाँ पे अल्प विराम है, सेव के बाद भी अल्प विराम है और केला और अंगूर इसमें यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में संबंध बोधक अवयव को पहचानिए। तो इसमें की ओर जितने भी लोग यहाँ पे डी ऑप्शन मारेंगे उनका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है मेष का समानार्थी शब्द क्या है? साथियों मेष का समानार्थी शब्द जो है वो है पानी। तो नहीं, यहाँ पे मेष का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मेष का समानार्थी शब्द क्या होगा? यहाँ पे पहला ऑप्शन बादल दिया गया, तो बादल से तो इसका संबंध नहीं, क्योंकि बादल का अर्थ जो होता है वो मेघ से होता है, तो मेघ शब्द से इसका यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। हवा भी यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा, हवा भी यहाँ पे आपका कहना गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका यहाँ पे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग बताइएगा आपने कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही मारा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सही होगा वो अलग होगा। आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 46 की ओर, क्योंकि उसका मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर मैंने ढूंढा वो यहाँ पे कंफ्यूजन टाइप का देखने को मिला था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। आप यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन संख्या 46 इनमें से देशज शब्द चुने, जैसे पहला ऑप्शन वृक्ष दिया गया, यहाँ पे वृक्ष होगा लेकिन टाइपिंग में वृक्ष हो गया, अब वृक्ष हो गया लेकिन ये वृक्ष है, तो वृक्ष जो है संस्कृत से आया जो कि तत्सम शब्द है, जो कि देशज शब्द नहीं है, और क्वेश्चन में देशज की बात किया जा रहा है, तो ये आपका गलत होगा। हालांकि गड़बड़ यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि गड़बड़ जो है देशज शब्द है और इसका जो उद्गम होता है लोक भाषा से माना जाता है, तो सामान्य बोलचाल में व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। गड़बड़ ये आपका बिल्कुल सही है, ये क्या है? देशज शब्द है। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है। अब ये बहुत ही लोग यहाँ पे कह देते हैं, जैसे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे एक तरह से उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो बहुत सारी आप यहाँ पे शादी ब्याह में देखे होंगे तो कहा जाता है बहुत बार देखने के बाद जो है शादी हो रहा है, मतलब कि घाट घाट का पानी पीने के बाद ये ऐसी यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। तो एक तरह से ऐसे आप समझिए क्या है, मुहावरा है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि काफी अनुभव होना, ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है जीवन के अनेक अनुभव प्राप्त होना। एक तरह से जो व्यवहारिक रूप होता है उसका अनुभव जो होता है एक तरह से ज्यादा हो जाता है तो उसको बोला जाता है घाट घाट का पानी पीना, ठीक है। या एक और होता है कदम मिला मिलाकर चलना, अलग उसका अलग मतलब होता है, लेकिन ये सेम चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था राम प्लस आले का संबंध का संधि रूप क्या है। तो राम आले, राम प्लस आले, राम आले आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका सही होगा। राम प्लस आले, इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, और सही संधि का जो रूप होगा वो रामालय होगा और इसका अर्थ होगा राम का मंदिर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, क्लियर है। बाकी यहाँ पे रामोले तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि रामोले जो है व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये सही शब्द नहीं है, तो रामालय यहाँ पे गलत होगा और रामालय यहाँ पे दिया गया ये भी गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 49 को देखिए, उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है। अब ये क्रिया पहचानने की बात किया जा रहा है तो इसको बोला जाता है अकर्मक क्रिया, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया क्योंकि खुजलाता जो है जो कि क्रिया जो कि यहाँ बिना किसी कर्म के अपना अर्थ एक तरह से पूर्ण कर रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 50 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि मेरा विचार है कि आज घूमने चले। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मेरा विचार है कि आज घूमने चले, ये कौन सा वाक्य है। तो ये साथियों मिश्र वाक्य है, जी हाँ, क्योंकि इस वाक्य में देखिए मेरा विचार है जो कि मुख्य उपवाक्य है और कि आज घूमने चले मतलब कि एक तरह से ये शब्द जोड़ रहा है, कि जो शब्द ये जोड़ रहा है और ये घूमने चले मतलब दूसरे के आश्रित है, दूसरे के साथ जाना चाहता है, तो ये जो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें क्रिया किस प्रकार की है। तो क्रिया की बात करें, जैसे आप एक बार और रिपीट कर देता हूं, श्याम पानी पीता है, तो ये तरह से क्या एक कर्मक क्रिया ये कहलाएगी, क्योंकि साथियों यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दिया गया और एक कर्मक क्रिया जैसे कि पीता है तो क्रिया का एक ही यहाँ पे कर्म है जो कि पानी है, तो इसलिए क्या होगा एक कर्मक क्रिया होगा, ये आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52, जिसमें पूछा जा रहा है मेरा का दूध कितने रुपए लीटर है। इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है। तो ये साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि दूध क्या एक तरह से द्रव्य पदार्थ है जिसे नापा या तौला जाता है, इसलिए क्या होगा द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, जिसको इंग्लिश में मटेरियल बोला जाता है और यहाँ पे आप हिंदी में देखेंगे तो इसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया था चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं। तो इसमें आपका जैसे यहाँ पे सही दिया गया, सागर दिया गया, द्विज, ये आपका सही हो जाएगा द्विज, क्योंकि द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला है। ब्राह्मण, ब्राह्मण को उपनयन संस्कार के एक तरह से कारण ये चंद्रमा को एक तरह से पौराणिक अर्थ में द्विज कहा जाता है और इसी को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाता है। फटाफट में क्वेश्चन करा देता हूं क्योंकि आगे भी क्वेश्चन कराना है। तो यहाँ पे अगले प्रश्न पूछा जा रहा है तरंग तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। जैसे उल्का और यहाँ पे भूकंप दिया गया और यहाँ पे लहर और अश्रु दिया गया, बहस और विवाद दिया गया। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा बहस विवाद, ये आपका तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि बहस विवाद से इसका यहाँ पे कोई संबंध ही नहीं है, ये अलग चीज है। यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा तरंग तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। लहर आपका सही होगा, लहर और यहाँ पे आंसू यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी आसन आपको देखने को मिला, क्योंकि तरंग का यहाँ पे अर्थ जो है लहर से है और प्रश्न में आप देखेंगे तो युग्म है, तो युग्म का अर्थ है अश्रु से, जो कि अश्रु और यहाँ पे दिया भी गया लहर और अश्रु, इसलिए यहाँ पे भी आसन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है खुल भर पानी में डूब मरना का अर्थ है। हालांकि ये खुल टाइप हो गया लेकिन यहाँ पे चुल रहेगा क्योंकि प्रश्न पत्र में चुल है, जो कि मिस्टेक हो चुका है, मैंने जब टाइप किया तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो चुल भर पानी में डूब मरने का मुहावरा का अर्थ है शर्म अनुभव करना, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन दिया गया। जितने भी लोग सी ऑप्शन मारे बिल्कुल सही है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ है अत्यधिक लज्जित होना या शर्म से सिर झुका जाना, ऐसा आप कह सकते हैं। ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया था दंत का तत् रूप है, दंत का तसित रूप है, तसित यहाँ पे रहेगा, जो कि यहाँ पे तत् लिखा गया है। तो जितने भी छात्र यहाँ पे तंदूर मारे होंगे तंतूर, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि तंतूर शब्द जो है दंत में जो तद्धित प्रत्यय होता है उससे जुड़ा शब्द है, तो इसका अर्थ होता है बड़े या उभरे हुए धातु वाला। तो यहाँ पे जितने भी लोग ए ऑप्शन मारे होंगे बिल्कुल सही है। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन टाइप होने में गलती हो चुका है, लेकिन आप अपना प्रश्न पत्र लेकर मिला लीजिएगा, आपने यदि यही ऑप्शन मारा होगा तो बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है महान शब्द का विपरीतार्थक है। तो साथियों इसमें आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया, इसको यहाँ पे देखिए। तो महान शब्द का विपरीतार्थक है, जो कि हवेली दिया गया, ढानी दिया गया, ठोस दिया गया और यहाँ पे झोपड़ी दिया गया। हालांकि तुच्छ आप देखेंगे तुच्छ यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोग डी ऑप्शन मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखते हैं हम 58 को। अब यहाँ पे एक जो दिया गया था ये गद्यांश दिया गया था, अब मैं इसको ध्यान से दिखा देता हूँ। आपने तो पढ़ लिया होगा, पेपर दिया होगा, तो यदि आपका आज पेपर नहीं होगा तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इस तरह के आप गद्यांश को आप ध्यान से पढ़िएगा। अब इसमें नीचे ये कहा जा रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन है 58 से 60 मतलब कि दो क्वेश्चन आपके बनेंगे इसमें। अब जितने भी लोग एग्जाम देने गए थे वो लोग तो यहाँ पे पढ़ लिए होंगे। अब मैं यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की है, तो पहचान है, क्या है, संस्कृति की पहचान है, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि गद्यांश में आप ऊपर पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, मैंने पढ़ा था उसमें साफ तौर पे लिखा था कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है, तो केवल आपको पढ़कर और जो यहाँ पे खाली स्थान है इसमें लिखना था। अगला प्रश्न 59 नंबर है गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपण को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है चौकपूर्णा, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन दिया गया है। गद्यांश के अनुसार आप देखेंगे तो उत्तराखंड का एपण जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चौकपूर्णा के नाम से जाना जाता है। जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो उसमें मैंने इसको बारे में बताया था, जो कि जीके के क्वेश्चन में बताया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 60 को देखिए। गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है। तो ये साथियों इसको बोला जाता है आधी कहानी जानने के बराबर। जी हाँ, गद्यांश में आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि केवल भारत के अंदर ही या केवल भारत के अंदर की कला को जानना आधी कहानी जानने के बराबर है। तो आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो खुद यहाँ पे आप भी ऑप्शन सही मारेंगे, ध्यान रखिएगा। अब मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा संस्कृत का क्वेश्चन, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए।